गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन भारत में 1876 से लेकर 1880 तक, यानी कि फ्रॉम 1876 टू 1880 भारत के गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय के रूप में रहे। जिस समय ये वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल बने उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार थी और बेंजामिन डिज़रेली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। पूर्व में भी लॉर्ड लिटन को मद्रास के गवर्नर पद के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इसको पद को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन बेंजामिन डिज़रेली के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर लिया और अप्रैल 1876 में इन्होंने कलकत्ता में लॉर्ड नॉर्थब्रुक से गवर्नर जनरल पद का चार्ज लिया। जहाँ तक लॉर्ड लिटन का अपना प्रश्न है तो ये मूल रूप से एक कूटनीतिज्ञ या डिप्लोमेट थे और साथ ही साथ ये बहुत अच्छे कवि, निबंधकार और उपन्यासकार थे। साहित्य के क्षेत्र में इनको ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक लॉर्ड लिटन के भारत में गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय के रूप में काम करने वाली बात है, उसको हम 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला, लॉर्ड लिटन एंड फ्री ट्रेड, यानी कि लिटन और मुक्त व्यापार। दूसरा, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, वित्तीय सुधार। तीसरा, फेमीन्स ऑफ 1876 टू 1878, 1876 से 1878 के बीच के दुर्भिक्ष। चौथा, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, यानी कि शाही उपाधि अधिनियम 1876। पांचवा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। छठा, आर्म्स एक्ट 1878, यानी कि शस्त्र अधिनियम 1878। सातवां पॉइंट है स्टैच्यूअरी सिविल सर्विस, वैधानिक सिविल सेवा। और आठवां, सेकंड एंग्लो अफगान वार, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। अब हम एक तरफ से इन सारे पॉइंट्स को लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। और मुक्त व्यापार की जो मांग है वो इंग्लैंड से उठी। इंग्लैंड में लंकाशायर के जो वस्त्र उत्पादक थे वो बॉम्बे में पनप रहे नए नए वस्त्र मिलों के प्रति ईर्ष्यालु हो गए थे। जहाँ तक इंडिया में कॉटन मिल्स का सवाल है, तो सबसे पहला जो कॉटन मिल भारत में बना वो 1818 में बना और स्थान था फोर्ट ग्लॉस्टर, जो कलकत्ता के पास था। लेकिन वस्त्र मिलों में सबसे बड़ा परिवर्तन एक कंपनी की स्थापना से हुआ, जिसका नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। ये एक उद्योगपति थे, कोवासजी नानाभाई डावर, जिन्होंने 1854 में एक कॉटन मिल की स्थापना की और उसके तुरंत बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल और कैलिको मिल, ये दोनों मिलें भी आई। यानी कि 1870 तक भारत में 47 जो वस्त्र के मिल्स हैं वो उपज गए और उनमें से 60% बॉम्बे में थे। तो जो लंकाशायर के उत्पादक थे वो भारत को प्रतिस्पर्धी उद्योग के रूप में विकसित होने से रोकना चाहते थे और वो चाहते थे कि भारत में लगने वाली जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, आयात कर, वो समाप्त किया जाए। बेंजामिन डिज़रेली लंकाशायर के वोटों का महत्व जानता था और इसके परिणाम स्वरूप उसने 11 जुलाई 1877 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक विधेयक पास कराया कि भारत में मुक्त व्यापार हो। लॉर्ड लिटन ने उस अधिनियम के आधार पर ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी और 29 वस्तुओं पर
आयात शुल्क समाप्त कर दिया। थोड़े दिनों के बाद जो एक शुल्क लगा रह गया था मोटे मोटे वस्त्रों पर, वो शुल्क भी हटा दिया गया। यानी कि इस तरीके से उसने 30 वस्तुओं को या इन 30 वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि इस नीति ने ब्रिटेन के लिए भारत का आर्थिक शोषण, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, वो और बढ़ा दिया। इसके बाद दूसरा जो काम लिटन ने किया वो थे फाइनेंशियल रिफॉर्म, उनके वित्तीय सुधार। एक गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड मेयो, और उन्होंने एक फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की नीति शुरू की थी, वित्तीय विकेंद्रीकरण की। लॉर्ड लिटन ने इस नीति को बरकरार रखा, यानी कि इसको फॉलो किया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए वो ये थे, नंबर 1, प्रांतीय सरकारों का जो वार्षिक अनुदान था वो समाप्त कर दिया गया और उन्हें अपने राजस्व से खर्चा चलाने को प्रेरित किया गया। अब प्रांतों को बहुत सारे कर उन्होंने लेने की छूट दे दी, जैसे लैंड रेवेन्यू, भूमि कर, वो भी प्रांत लेंगे, एक्साइज ड्यूटी जो होती थी, आबकारी कर, उसके अलावा स्टैम्प्स की ड्यूटी, कानून और न्याय का शुल्क, लाइसेंस का शुल्क, ये सब अधिकार दे दिए गए ताकि प्रांत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। इसके अलावा एक काम और किया गया और वो नमक से संबंधित था। जो देशी रियासतें थी उनको उनसे नमक बनाने के अधिकार लेकर उन्हें मुआवजा दिया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रांतों में नमक दर बराबर हो गई और जो अंतर्राज्यीय तस्करी होती थी नमक की, वो रुक गई। लेकिन इन सारी बातों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फेमीन्स, दुर्भिक्ष, जो 1876 से 1878 तक भारत में पड़ा। इसको ग्रेट फेमीन या महाअकाल के नाम से भी जाना जाता है और इसका दूसरा नाम है मद्रास अकाल, क्योंकि मुख्य रूप से ये मद्रास और उसके आसपास के क्षेत्रों में पड़ा। मद्रास के अलावा बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया जो मध्य भारत है उसके कुछ हिस्से और पंजाब, यहाँ तक ये महाअकाल फैला। अब इसका जो प्राकृतिक कारण था वो ये था कि दक्षिणी पठार में मॉनसून की कमी हो गई। जब बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो गई। लेकिन ब्रिटिश की नीति भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो अनाज का निर्यात था उसको जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप ये महाअकाल अधिक विकराल रूप ले गया और 55 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच लोगों की मृत्यु हुई थी। आर्थिक तबाही बहुत फैल गई थी। लोग अपनी जमीन भूमि बेच बेच के गए, उनके गहने बिच गए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और सोर्सेस बताते हैं कि कई ऐसे इंस्टांस हैं कि बच्चे तक भी बिक गए। तो जहाँ तक अकाल या महाअकाल की हम बात करते हैं, वो प्राकृतिक रूप से तो था, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप ये एक तरह से मानव निर्मित भी था। इसके भाई अब ये महाअकाल जब आ गया तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिटन के समय में एक कमीशन बैठाया, फेमीन कमीशन, जिसको हम लोग स्ट्रेची कमीशन भी बोलते हैं। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसका फाइनेंस का जो सदस्य था वो था जॉन स्ट्रेची, जो इस कमीशन का चेयरमैन था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी और इसमें 4-5 पॉइंट्स दिए, जिसमें नंबर 1, भू राजस्व की वसूली माफ़ कर देनी चाहिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर अकाल पड़ा है। दूसरा, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो सिंचाई प्रणाली है उसको बेहतर बनाना होगा, कि अगर मॉनसून की बारिश नहीं भी होती है तो भी फसलों को पानी मिलता रहे। तीसरी चीज़,
उन्होंने जो निर्धारित की कि एक अकाल निधि की स्थापना की जानी चाहिए कि आवश्यकता के समय में जो फेमीन फंड है उससे इन लोगों को बेहतर बनाया जा सके। चौथा, उन्होंने कहा कि श्रमिकों को काम मिलना चाहिए और जो गरीबे हैं उनको मुफ्त राहत मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि एक फेमीन लॉ बुक या अकाल संहिता बनाने पर जोर दिया गया और वो बनी और पर वो फाइनल हुई 1883 में। लेकिन जो महाअकाल है वो अपना असर डाल चुका था और इतनी जनहानि, धन हानि और एक तरह से इसने भारत की रीढ़ कुछ समय के लिए तोड़कर रख दी थी। इसके बाद चौथा है रॉयल टाइटल्स एक्ट, शाही उपाधि अधिनियम। अब ये जो शाही उपाधि अधिनियम है ये ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और इस अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी या कैसरे हिंद की उपाधि दी गई और इसके लिए 1877 में दिल्ली में भव्य दरबार बनाया गया जिसमें ये उपाधि दी गई थी। अब आप देखिए कि इस भव्य दरबार को सजाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और उसी समय भारत में लोग अकाल से मर रहे थे, अपनी भूमि बेच रहे थे और अपने बच्चे बेच रहे थे। एक लेखक हैं आरजी प्रधान जिन्होंने एक किताब लिखी है द रॉयल टाइटल्स एक्ट एंड द दिल्ली दरबार। वो कहते हैं कि इस घटना ने भारत के लोगों में अंदर ही अंदर राष्ट्रीय अपमान की भावना को प्रवाहित किया। जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ या हम लोग राष्ट्रीय चेतना की बात करने लगे तो इस राष्ट्रीय अपमान को कई बार यूज़ किया गया कि अंग्रेज़ हमारे कुछ नहीं चाहते, केवल हमारा आर्थिक शोषण या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं। कलकत्ता का एक जर्नल था जिसने लिखा, एक बड़ा फेमस ये है कि रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा। नीरो वॉज द किंग जब रोम जल रहा था। तो इसी तरीके से एक तरफ भारत महाकाल से परेशान है और दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन भव्य दरबार सजाने में लगे हुए हैं। लाला लाजपत राय ने भी इसके विषय में लिखा। उन्होंने ये लिखा कि ये जो शाही उपाधि अधिनियम आया इससे देशी रियासतों को सहयोगियों से सामंतों के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी कि अभी तक वो एलाइज हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, लेकिन अब वो फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए। पर इसने ये भी कहा कि अनजाने में ही इसने भारतीय नागरिक ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक हो गए, क्योंकि जब वो हमारी महारानी हो गई तो हम ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक हो गए और आसानी से आवाज़ उठाने लगे कि भारत भारतीयों का है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। एक कानून बनाया 1878 में लॉर्ड लिटन ने और यह कानून भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाता था और उन्हें नियंत्रित करता था। इसी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हम लोग गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसको गैगिंग एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया था। अब लॉर्ड लिटन का ऑब्जेक्ट क्या था? लॉर्ड लिटन का ऑब्जेक्ट था कि सरकार की आलोचना करने वाले राष्ट्रवादी विचारों को रोकना, और इसमें भेदभाव इसलिए था क्योंकि इसे केवल भारतीय भाषाओं पर लागू किया गया था। और इसमें क्या किया जाता था कि अगर कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित होती थी तो पहले चेतावनी दी जाती थी और उसके बाद अगर अगली बार कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रेषित होती थी तो प्रेस और मशीन को जब्त कर लिया जाता था। अब इसका दो फायदे भारत को हुए। एक तो राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा मिला। ये सोचा जाने लगा कि भाई इस तरीके से ये केवल भारतीय भाषाओं
का विरोध है तो राष्ट्रीयवादी भावना पनपी। और दूसरा ये हुआ कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुटता बनने लगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है जो वर्नाक्यूलर भाषा में छपता था, अमृत बाजार पत्रिका। ये 1868 में शुरू हुआ था और इसको दो भाइयों ने शुरू किया था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। और ये भारत की राष्ट्रीय आवाज माना जाता था ये समाचार पत्र। इन्होंने अपनी भाषा बदल दी, इन्होंने इंग्लिश में इसको समाचार पत्र को निकालना प्रारंभ कर दिया ताकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नियम उस पर लागू ना हो। इसके बाद एक और है और वो है शस्त्र अधिनियम 1878 में। इसमें भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भारतीय हथियार नहीं रख पाएगा अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस पर इसे लागू नहीं किया गया। ये भेदभावपूर्ण था। भाई अगर आपको ये लागू करना था तो सब पे लागू करना था। तो इससे भी लोगों में जन चेतना आई, वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने लगे और जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको बढ़ावा मिला और उसकी प्रेरणा लोगों में आने लगी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, वैधानिक सिविल सेवा। ठीक है, ये जहाँ तक आईसीएस का सवाल है, सबसे पहले ये चार्टर एक्ट से लागू हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट में। 1833 का चार्टर एक्ट आया जिसमें कहा गया कि ना तो जाति देखी जाएगी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं देखा जाएगा, लेकिन मेरिट के हिसाब पर इंडिया में सारे ऑफिसेस के लिए एक आईसीएस की सेवा प्रारंभ होगी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात है। 1853 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू कर दिए गए, प्रतियोगात्मक परीक्षा दी गई जिसके आधार पर आईसीएस के लोगों को चुनना था। ये भारतीय इसमें भाग लेते रहे, लेकिन 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर के रूप में पहला भारतीय आईसीएस बना। अब इस पे डिस्कशन होता था क्योंकि नियम बहुत सख्त थे। भारतीय छात्र 21 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले इंग्लैंड जाए, वहाँ पर परीक्षा दे, तो उसके साथ इतनी प्रॉब्लम थी कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हुए भी, बहुत ज्ञानी होते हुए भी इन परीक्षाओं को पास नहीं कर पा रहा था। 1870 तक ये कहा गया, 1870 के एक नियम में, कि जितने भी रिक्रूट किए जा रहे हैं या नियुक्त किए जा रहे हैं उनमें 1/5 भारतीय होने चाहिए। लेकिन अगर हम 1862 से 1875 तक देखें तो केवल 40 भारतीयों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और उनमें से केवल 10 सक्सेसफुल रहे। तो लॉर्ड लिटन चाहता था कि भारतीयों के लिए आईसीएस एग्जाम समाप्त हो जाए और उसने इसका प्रयास भी किया। लेकिन जब उसका ये प्रयास विफल हो गया और ऐसा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इसको स्वीकार नहीं किया, तो उसने एक दूसरा ऑप्शन खोला, वो था वैधानिक सिविल सेवा। लेकिन इससे पहले इसने एक चालाकी की, इसने जो आईसीएस में भाग लेने की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी और उसके स्थान पर इसने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस प्रारंभ की। ये जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस है ये 1878 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों को अधिक भागीदारी देने का प्रयास और इसमें संपन्न परिवारों के भारतीयों को शामिल किया जाना था। इसमें एक पॉइंट ये था कि इस सेवा के सदस्य कम महत्व वाले पदों पर नियुक्त किए जाते थे, जिनका वेतन आईसीएस सदस्यों की तुलना में 2/3 था।
अब इसका तरीका क्या था कि इस सेवा में जो स्थानीय सरकार थी वो भारतीयों को नामित करती थी, नॉमिनेट करती थी, और उस जो नॉमिनेटेड लोग होते थे उनका वायसरॉय से अनुमोदन प्राप्त किया जाता था। तो इस तरीके से इसने भारत में पूरा प्रयास किया कि आईसीएस की परीक्षा में भारतीय ना बैठें। इसके बाद चूंकि ये डिप्लोमेट था और जब बेंजामिन डिज़रायली ने इसको पहली बार नियुक्ति के लिए कहा था तो ये कहा था कि ब्रिटिश सरकार मध्य एशिया में जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनके प्रति बहुत चिंतित है। यानी कि उसका जो मेन उद्देश्य था वो मध्य एशिया की राजनीति के बारे में भी कुछ सोचना या नीतियों को बनाना था। मध्य एशिया में जैसे अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, आज ये जो कज़ाकिस्तान, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये इस क्षेत्र में आते हैं। तो इसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 से लेकर 1880 तक सेकेंड अफगान वॉर हुआ। अब ये वॉर क्या था? देखो, एक नाम दिया गया है जो एक तरफ यूरोप में इंग्लैंड और रशिया, ये दोनों अलग अलग धड़े में थे, अलग अलग खेमे में थे, और भारत से लगे पोर्शन में ये अफगानिस्तान दोनों के बीच में आ रहा था। यानी कि अफगानिस्तान के एक तरफ रशिया था और एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्योंकि भारत उनका उपनिवेश था। तो अफगानिस्तान एक तरह से बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था। यहाँ आपको बफर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, झगड़ा दो राज्यों में, दो राष्ट्रों में तब होता है जब सीमाएं मिली होती हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ झगड़ा होता है, सीमाएं मिली हुई हैं। चाइना के साथ झगड़ा होता है, सीमाएं मिली हुई हैं। ठीक है, कल को बांग्लादेश के साथ अगर कोई वाद विवाद होगा क्योंकि सीमाएं मिली हुई हैं। लेकिन भारत का सीधे सीधे फ्रांस से कोई झगड़ा नहीं है, पेरू से कोई झगड़ा नहीं है, ब्राज़ील से कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि सीमाएं नहीं मिली हैं। तो एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है बफर स्टेट का कि अगर दो बड़े ताकत जो एक दूसरे से शत्रुता लिए हुए हैं उनके बीच में भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा हो जो उनकी सीमाओं को ना मिलाए, और ये अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में था। लॉर्ड लिटन को ये महसूस हुआ कि रशिया को ज़्यादा फेवर कर रहा है अफगानिस्तान, और जो कॉज था, जो लड़ाई का पहला कारण था, वो यही था कि अफगानिस्तान में ब्रिटिश दूत के मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। उस समय अफगानिस्तान में जो अमीर शासन कर रहा था वो था शेर अली। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी अपनाई हुई थी, यानी कि झगड़ा ना करने की। लेकिन लॉर्ड लिटन ने इस पॉलिसी को पलटा और अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। अमीर शेर अली वहाँ से भाग गया और अल्टीमेटली एक शरणार्थी के रूप में ही उसकी मृत्यु हुई। अफगानिस्तान और इंग्लैंड की लड़ाई के बाद 26 मई 1879 को एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटी हुई जिसको गंडमक की ट्रीटी बोला जाता है। इसमें जो उसका पुत्र था शेर अली का, याकूब खां, उसको अमीर स्वीकार कर लिया गया, और दूसरा याकूब खान ने अनुमति दे दी कि अफगानिस्तान में स्थायी ब्रिटिश दूतावास की स्थापना की जा सकती है। और उस दूतावास की स्थापना के लिए एक व्यक्ति था, लुइस कैवेगनरी, उसका जो मिशन था वो अफगानिस्तान में अपने दूतावास की ओर गए, लेकिन सारा का सारा मिशन लुई कैवेगनरी के साथ मार डाला गया।
जिसके परिणामस्वरूप लॉर्ड लिटन को दोबारा से आक्रमण करना पड़ा और उसमें काबुल को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था और उसके बाद एक साइंटिफिक बाउंड्री उस समय बन गई, यानी कि अब इंग्लैंड को ये पता था कि उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं और रशिया को भी पता था कि उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं। देखो, रशिया का अफगानिस्तान की तरफ रहना यानी कि बाउंड्री मिले रहना से बहुत फर्क पड़ा। बाद में जब आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बात कही जाती है कि रशियोफोबिया, कि रूसी डर से कि अगर एक तरफ भारतीय असंतोष कर जाएगा और रूस भी असंतोष का फ़ायदा उठाएगा तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है। तो ये चीज़ लॉर्ड लिटन ने सेकंड अफगान के वॉर में की। अब जहाँ तक हम लॉर्ड लिटन की आलोचना के बारे में कहते हैं कि पहली बात यह है कि जो उसने दिल्ली का दरबार लगाया वो निश्चित रूप से एक फिजूल खर्ची थी और अमानवीय थी। ऐसे समय में अगर यही सहायता वो महाअकाल के लोगों को करता तो ये समझ में आता कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के लिए चिंतित है। इसके अलावा जो उसका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो ये बताता है कि भारतीयों में और जो भारतीय भाषाएं हैं और जो इंग्लिश भाषा है उसमें निश्चित रूप से भेदभाव किया गया था। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो वो भी एक तरह से रंग भेदी कानून के अंतर्गत आता है कि आपने यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को इसकी अनुमति दे दी कि वो शस्त्र रख सकते हैं और भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते हैं। जहाँ तक सिविल सेवा का सवाल है, जो आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष की गई तो भारतीय छात्रों को हतोत्साहित किया गया। उनको ये माना गया कि ये इस सिविल सर्विसेज में ना आए। जब हम बात करते हैं मुक्त व्यापार की तो भारतीय उद्योगों को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से जो कुछ भी संभव था वो लॉर्ड लिटन ने किया। और जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है, ये बिना आवश्यकता का युद्ध था और महंगा था। ऐसी स्थिति में जब आप दिल्ली के दरबार में इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, भारत का एक बहुत बड़ा भाग दुर्भिक्ष के उसमें है, उसके ऊपर भी वॉर या युद्ध में इतना ज़्यादा खर्चा करना ये गलत था। तो लॉर्ड लिटन को प्रतिक्रियावादी या रिएक्शनरी लिटन का नाम दिया गया। भारतीयों के बीच ये बहुत अलोकप्रिय रहा और जहाँ तहाँ इसकी आलोचना हुई। सो दिस इज इनफ फॉर अबाउट लॉर्ड लिटन। थैंक यू।